हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, केदारी कुल्या न्याय। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था, एक तो सबसे पहले क्षीरदधी न्याय पढ़ लिया था और उससे पिछले लेक्चर में हमने धातु, उपधातु और उसके मल पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं केदारी कुल्या न्याय। फ्रेंड्स, ये चारों न्याय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन हैं ये, इनको बहुत अच्छे से आप तैयार रखिए। चारों न्याय बहुत अच्छे से करिए पोषण, धातु पोषण क्रम के। ठीक है, आपको धातु पोषण क्रम कुल मिला के बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, धातु उपधातु भी अच्छे से पढ़ लेनी है, मतलब आपको धातु कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, कुल मिला के 10 से 15 मार्क्स का ये अकेला टॉपिक बैठता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, केदारी कुल्या न्याय। क्षीरदधी न्याय हमने पढ़ लिया था। क्षीरदधी न्याय में बस इतना ही था कि जिस तरीके से दूध से दधी बनता है उसी प्रकार से क्या बनता है हमारा, उसके अंदर धातुओं का पोषण होता है। ठीक है, जिस तरीके से दूध से दही बनता है। और उसके अंदर मैंने एक टेबल पढ़ाई हुई है, वो टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, उस टेबल को जरूर पढ़ लेना। और अगर आपको उस टेबल की पिक चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। तो हम शुरू करते हैं केदारी कुल्या न्याय इस लेक्चर में। तो केदारी कुल्या न्याय क्या होता है, सबसे पहले याद रखिए, जो केदारी है इसका मतलब क्या है। केदारी मतलब हो गया कि बगीचा, समझ लो। ठीक है, केदारी मतलब हो गया बगीचा। कुल्या मतलब क्या हो गया, तो कुल्या मतलब हो गया जैसे कि हम एक रास्ता बनाते हैं ना, जैसे यहाँ पर मान लो पानी का मोटर है जहां से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कुल्या बनाते हैं यानी कि रास्ता बनाते हैं, और हमारा बगीचा यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा बगीचा है, हमने ये रास्ता बनाया है ऐसे करके और इस तरीके से। ठीक है, अब इंजन जो है, ये जो मोटर है वो पानी यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे पानी हमारा ऐसे ऐसे करके इस खेत तक पहुंच रहा है। इसी तरीके से इस न्याय के द्वारा बताया गया है कि हमारे धातुओं का पोषण भी कुछ इसी तरीके से होता है। आपने ट्यूबवेल देखा होगा गांव में, तो जिस तरीके से ट्यूबवेल के द्वारा खेतों की सिंचाई होती है उसी प्रकार से हमारे शरीर में धातुओं का पोषण होता है, ऐसा केदारी कुल्या न्याय कहता है। तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं फटाफट से। तो जिस प्रकार विभिन्न कुल्याओं द्वारा जल खेतों में बनी केदारी यानी क्यारी में सिंचन कर फसल की वृद्धि करता है। तो समझ में आया, यानी कि हमने वही जो ट्यूबवेल आपने गांव में देखा है उसके द्वारा जो रास्ते बनाए जाते हैं, यानी कि क्यारियों तक पहुंचाया जाता है जो रास्ता, जिसके द्वारा पानी कुल्याओं के द्वारा क्यारी तक यानी पहुंच जाता है, और जिससे कि क्या होता है, फसल की वृद्धि होती है। उसी प्रकार आहार रस जो होता है वो धमनी, सिरा आदि द्वारा धातु स्त्रोतस में जाकर धात्वाग्नि द्वारा धातुओं का पोषण एवं क्षतिपूर्ति करता है। मतलब समझ में आया आपको कि जैसे हमारी पूरी बॉडी में आर्टरी और वेन्स फैली हुई हैं। ठीक है, तो हम जो खाना खाते हैं उस पे जब जठराग्नि वर्क कर देती है, जठराग्नि की क्रिया हो जाती है, तो उससे बनता है आहार रस। वो आहार रस उसी धमनी और आर्टरी के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाता है, धातु स्त्रोतस में जाकर वहां पर रुक जाते हैं। फिर वहां पे जिस धातु को पचाना होगा, जैसे मान लो पोषण करना है सबसे पहले रस धातु का, तो रस धातु में रसाग्नि वर्क करेगी, यानी रसाग्नि की क्रिया होगी और रस धातु का पोषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यही वहां पर क्या देख रहे थे हम क्षीरदधी न्याय में, कि रस धातु की जब हो जा रहा था पोषण, तो रस धातु ही रक्त धातु का पोषण कर रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आहार रसी एक बार जाएगी रस धातु का पोषण करेगी, दूसरी बार जाएगी तो रक्तवह स्त्रोतस में जाकर रक्ताग्नि के द्वारा रक्त धातु का पोषण करेगी, फिर से आहार रस तीसरे धातु में जाएगी, यानी कि आहार रस के द्वारा ही सभी धातुओं का पोषण यहाँ पर होता है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हो रहा था। क्षीरदधी न्याय में आहार रस के द्वारा सिर्फ एक धातु का यानी रस धातु का पोषण हो जा रहा था, और फिर क्या कर रही थी, वही रस धातु बाकी धातुओं का पोषण यानी कि अगली धातु का पोषण कर रही थी, यानी रक्त धातु का पोषण कर रही थी, और फिर रक्त धातु, मांस धातु का, ऐसे ऐसे करके वहां पर पोषण होता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आहार रस ही हर धातु के स्त्रोतस में जाकर अपनी अपनी धातु अग्नि के द्वारा अपनी अपनी धातुओं का पोषण करती है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि इस न्याय में उत्तर धातु का पोषण यानी कि जो बाद वाली धातु है उसका पोषण पूर्व धातु से ना होकर, यानी कि पहले वाली धातु से ना होकर आहार रस से ही होता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर मान लो एक धातु, पहली हमारी रस धातु है, दूसरी हमारी रक्त धातु है। ठीक है, तो इस रस धातु का तो मान लो कि हमारे आहार रस ने ठीक है इसका कर दिया पोषण, आहार रस के द्वारा रस धातु का पोषण हो गया। हमने क्षीरदधी न्याय में देखा था कि आहार रस के द्वारा रस का पोषण हो जाता है जब रस धातु का, तो यही रस धातु रक्त धातु का पोषण कर दे रही थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, इस रक्त धातु को हम कहेंगे उत्तर धातु
और हम इस रस धातु को कहेंगे पूर्व धातु यानी कि पहले वाली धातु। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर वही बताया गया जो उत्तर धातु है उसका पोषण नहीं होता है, किससे? पूर्व धातु से। ठीक है, आहार रस में ही सभी धातुओं के पोषक द्रव्य उपस्थित होते हैं, यानी आहार रस में ही सातों धातुओं के पोषक द्रव्य उपस्थित होते हैं और वही आहार रस जा जाके सातों धातुओं का पोषण करती है। इस तरह सातों धातुओं का अपनी अपनी अग्नि द्वारा आहार रस पोषक द्रव्यों में परिवर्तित होकर उस धातु का एवं उपधातु का एवं मलों का पोषण होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो आहार रस है उसमें सभी धातुएं प्रेजेंट होंगी, सातों धातुएं। तो जब आहार रस मान लो रक्त धातु के पास जाएगी तो रक्ताग्नि के द्वारा रक्ताग्नि के क्रिया के द्वारा रक्त धातु का पोषण होगा। जब वो रस धातु के पास जाएगी तो रसाग्नि के द्वारा। तो इसी तरीके से सातों धातुओं का अपनी अपनी अग्नि द्वारा आहार रस मतलब उनका पाचन होता है, जिससे कि हमारा बन जाता है पोषक द्रव्य। ठीक है, तो क्या होगा जब अग्नि के द्वारा उन धातुओं का पोषण हो जाएगा तब बन जाएंगे पोषक द्रव्य और वही पोषक द्रव्य हमारे धातु उपधातु और मलों का पोषण करेंगे। इसके बाद हम चक्रपाणी ने क्या कहा है वो देखते हैं। तो चक्रपाणी के अनुसार अन्न परिपाक से, अन्न परिपाक मतलब अन्न का जब डाइजेशन हो जाता है यानी कि हमारे भोजन का जब डाइजेशन हो जाता है उसके बाद उत्पन्न आहार रस, यानी कि जब भोजन का डाइजेशन हो जाएगा उससे क्या बनेगा? आहार रस बनेगा। वह रस वह स्त्रोतस में जाकर रसाग्नि द्वारा रस धर्मी अंश से रस धातु का पोषण होता है। वही सेम चीज बताई है जो हमने ऊपर पढ़ा है कि रसाग्नि के द्वारा रस धातु का क्या होगा? पोषण होगा। रस धातु का जो सधर्मी अंश होंगे उनका पोषण होगा। इसी प्रकार शेष आहार रस द्वारा भिन्न भिन्न धातु अग्नि से भिन्न भिन्न धातुओं का पोषण होता है। वही सेम चीज आ गई कि जो 7 धातुएं हैं उनके लिए 7 अग्नियां हैं। हर धातु की अपनी एक अलग अग्नि है, जैसे रस धातु की रसाग्नि है, रक्त धातु की रक्ताग्नि है, ठीक है, मांस धातु की मांसाग्नि है। तो हर धातु की अलग अग्नि है और वो उसको मतलब उस धातु के सधर्मी अंशों को पचाती है जो धातु की अग्नि होगी। ठीक है, बाकी हमने इसका उसके अंदर हमने पढ़ा रखा है, जो हमने एक लेक्चर बनाया था ना धातुअग्नि भूताग्नि जठराग्नि, उसके अंदर हमने अच्छे से बता रखा है कि डाइजेशन किस तरीके से होता है आयुर्वेद में। ठीक है, यहाँ पर है फिर अगला कि इस प्रकार शुक्र पर्यंत सभी धातुओं का पोषण आहार रस द्वारा ही होता है। तो कुल मिला के क्या मतलब यहाँ पर निकल के आया, जो केदारी कुल्या न्याय है उसके अंदर शुक्र पर्यंत सभी धातुओं का पोषण जो है वो आहार रस द्वारा ही होता है। और हमारे क्षीर दधी न्याय में उल्टा हो रहा था कि आहार रस से सिर्फ मतलब रस धातु का पोषण हो रहा था और फिर रस धातु रक्त धातु का पोषण करती है, रक्त धातु किसका? मांस धातु का। ऐसे अपने अगले अगले यानी कि उत्तर धातु का पोषण किससे होता है? पूर्व धातु से। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आहार रस के द्वारा ही सभी धातुओं का पोषण हो जाता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये लेक्चर? अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।